बच्चों आज मैं क्लास 11 का चैप्टर समुच्चय यानी कि सेट्स स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पहला लेक्चर है मेरा और ध्यान से आप मैं पहले समुच्चय की परिभाषा बताऊंगा, इसके बाद परिभाषा क्या है उसको ध्यान से सुने, ठीक है। देखिए जरा बच्चों, समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय के लिए कई चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले आप ये सब सुने, सुपरिभाषित अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय की परिभाषा आप समझ लेंगे तो आप तभी आप समुच्चय को अच्छे से इनके क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, सुपरिभाषित अवयव से मेरा ये मतलब होता है ऐसे अवयव जिसकी परिभाषा दी जा सके, यानी कि जिसके बारे में वर्णन किया जा सके, जिसके बारे में वर्णन कर सकते हैं, वही हमारा सुपरिभाषित अवयव होता है। ध्यान से सुनिएगा, इसकी परिभाषा सुपरिभाषित अवयवों के सुपरिभाषित अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के, ध्यान सुनिएगा, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों यानी कि जो भी हमारा समुच्चय होता है उसको दर्शाने के लिए हमें अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C इत्यादि यानी ETC का प्रयोग करते हैं। और समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णमाला के छोटे अक्षरों स्मॉल a, b, c, etc से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ एग्जांपल दिया हुआ, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये ब्रैकेट बना हुआ है, ये कर्ली ब्रेस मझला ब्रैकेट बना हुआ है, यहाँ भी मझला ब्रैकेट बना हुआ है, यहाँ भी मझला ब्रैकेट है, यहाँ भी है। मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। आप ध्यान से देखें कि मैंने मझले ब्रैकेट के अंदर मैंने स्मॉल a, b, c और d ये मेरे अवयव होते हैं। a, b, c, d जो ब्रैकेट के अंदर, जो मझले ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हैं, ये मेरे क्या है, ये मेरे अवयव हैं। और इस पूरे अवयवों का संग्रह जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, देखिए ना, ये पूरा ये संग्रह हुआ a, b, c, d, यहाँ पे 4 अवयव को दिखाई दे रहे हैं। इन 4 अवयवों का जो संग्रह है उसको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय। तो यहाँ मैंने इस समुच्चय को कैपिटल A से दिखाया है। वैसे ही देखिए अब दूसरा समुच्चय यहाँ पर मैंने यहाँ पर A, E, I, O, U यानी कि यहाँ पर मैंने देखिए मैंने 5 अवयव लिए हुए हैं। मेरे 5 अवयव A, E, I, O, U जो है ये मैंने संग्रह किया, इकट्ठा किया है। यहाँ पर मैंने 5 अवयव को इकट्ठा किया है। ये मेरे वॉवेल्स, जिसको वॉवेल्स बोलते हैं, ये वॉवेल्स का संग्रह है, यानी कि ये हमारा समुच्चय किसका है, वॉवेल्स का संग्रह है। वैसे तीसरा एग्जांपल देखें आप कि इसमें मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने ये 7 अवयव लिए हैं, ठीक। और इसको मैंने समुच्चय C से दिखाया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अवयव हमारे ABCD में हैं और यहाँ पर अवयव हमारे अंकों में दिए गए हैं। वैसे ही आप देखें ये चौथा अवयव है, ये चौथा एग्जांपल है जिसमें कि एक समुच्चय D है। D के अंदर आप जरा देख रहे होंगे ध्यान से, ये थोड़ा इनसे अलग दिख रहा होगा आपको। आप यहाँ देखें इसमें अनंत अवयव है बच्चों। क्यों अनंत अवयव है? कि मैंने 2, 4, 6, 8 लिख करके डॉट डॉट लगा दिया। इसका मतलब हुआ ये ऐसे क्रम में आगे बढ़ता जाएगा। तो ये मेरा आप देख रहे हैं यहाँ मैंने 4 समुच्चय लिखे हुए हैं बच्चों। ये मैंने जो लिखा है ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको समुच्चय को दैनिक जीवन में कैसे आप यूज़ करना है वो मैं बताता हूँ, कैसे आप इसको समझेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप मार्केट में गए सब्जी खरीदने, आप सब्जी खरीद रहे हैं, आपने एक झोला लिया हुआ है। आज झोले में आपने टमाटर ले लिया, फिर आलू ले लिया, फिर बैंगन ले लिया, फिर भिंडी ले लिया, ऐसे करके आपने कई सब्जी इकट्ठा कर लिया। तो आपने एक झोला जो आपका है वो पूरा झोला एक समुच्चय है। और उस समुच्चय में आपने क्या क्या अवयव डाल दिए, क्या क्या डाल दिए, आलू डाल दिया, प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया, ठीक है, बैंगन डाल दिया, भिंडी डाल दिया। तो क्या कर रहे हैं आप, संग्रह कर रहे हैं। आप किस चीज का संग्रह कर रहे हैं, आप सब्जियों का संग्रह कर रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं, आप संग्रह कर रहे हैं किसके अंदर, झोले के अंदर। तो आप वो जो पूरा झोला हुआ, झोले के अंदर जो अपने सब्जियां रखी है, ये पूरा एक समुच्चय हुआ। वो झोला हमारा एक समुच्चय का काम करेगा। और उसके ऊपर आपने जो अवयव डाल दिए, अवयव का मतलब जो आपने सब्जियां रखी हैं वो उसके अवयव का कार्य करेंगे। इसी तरीके से आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप ये समझें कि आप किसी दुकान में जाते हैं, किताब की दुकान पे, तो आपने कहीं से पहले बुक खरीद लिया कुछ, फिर आपने कापियाँ खरीद ली, फिर रूल, रबड़, पेंसिल ये सब खरीद लिया, इकट्ठा कर लिया। तो आपने किया क्या, आपने वस्तुओं का संग्रह किया, अवयवों का संग्रह किया। तो कहने का ये मतलब है कि आप संग्रह जब कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या है कि पुस्तकों का समुच्चय भी हो सकता है। और इसी तरीके से बच्चों कई और भी उदाहरण हैं जिससे कि हम समुच्चय को समझा सकते हैं। 10-12 ठीक है बच्चों, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ
कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है निम्न में से समुच्चय की जांच या ब्रैकेट में लिखा हुआ पहचान करना। तो बच्चों कुछ समुच्चय ऐसे हैं जो समुच्चय हैं और कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट होते हैं जो कि समुच्चय नहीं होते। तो आपको ये पकड़ना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा समुच्चय हो जाएगा और कौन सा स्टेटमेंट हमारा समुच्चय नहीं होगा। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से रखिएगा, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों का समूह। बच्चों यदि मैं आपसे पूछूं कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो आप जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं सबका नाम, जैसे कि मैंने किसी एक स्टूडेंट से पूछा तो किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो उस स्टूडेंट ने 300 विद्यार्थियों का नाम लेगा वो। और किसी दूसरे स्टूडेंट से भी मैं पूछूं तो भी वह उन्हीं 300 का नाम लेगा। किसी तीसरे से स्टूडेंट से मैं पूछूं कि तुम्हारे कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं तो वो भी उन्हीं 300 स्टूडेंट का नाम लेगा। तो इससे क्या होगा, आप जरा देखिए, मैंने आपको बताया था समुच्चय की परिभाषा में कि सुपरिभाषित का मतलब जो अच्छी तरीके से परिभाषित हो। तो करेगा जिसकी परिभाषा हर जगह सेम हो, ऐसा नहीं कि स्थान बदले तो परिभाषा बदल जाए। तो आप जरा देखें, यदि आपकी कक्षा में 30 विद्यार्थी पढ़ते हैं तो आप यदि अपने क्लास टीचर से यदि पूछेंगे तो वो भी यही बोलेगा कि हाँ मेरे कक्षा में 30 विद्यार्थी और 30 के सेम नाम होंगे। ठीक है, तो आप जरा ध्यान रखें। तो अपनी कक्षा के विद्यार्थियों का समूह ये हमारा समुच्चय होगा। क्यों समुच्चय होगा, क्योंकि आप यदि प्रथमाचार्य से पूछेंगे कि क्लास 11 में कितने बच्चे हैं तो वो बोलेगा 30। आप यदि क्लास टीचर से पूछेंगे तो भी वो बोलेगा 30। यदि आप किसी स्टूडेंट से भी पूछेंगे तो वो भी बोलेगा कि मेरे क्लास में 30 विद्यार्थी हैं। तो आप कहीं पर भी जाकर के पूछें इस बात को कि मेरे क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, तो जिनको जानकारी होगी वो यही बात बोलेंगे कि हाँ अब आपकी मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। ध्यान से देखिएगा कि इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, इसकी परिभाषा नहीं बदल रही है, ये अच्छी तरीके से परिभाषित है, इसलिए ये हमारा क्या है, समुच्चय है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जानवरों का समूह। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब आप दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जानवरों का समूह, तो ऐसा समूह हमें बनाना है जिसमें कि सबसे खतरनाक जानवर हो। तो बच्चों मैं बता दूं कि सबसे पहली बात ये समुच्चय नहीं है। क्यों ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं है। और क्यों ये अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं है, पहले ये बात समझ लीजिए। क्यों, ध्यान सुनिएगा, यदि आप मुझसे पूछें कि पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है तो मैं आपको बता दिया कि शेर है। लेकिन किसी आप दूसरे व्यक्ति से पूछने जाएं तो सबसे खतरनाक जानवर क्या है, तो वो हो सकता है शेर का नाम न लेकर के वो व्हेल मछली बोल दे जो कि सबसे बड़ी होती है। इसी तरीके से किसी आप यदि अमेरिका या फिर कहीं दूसरे विदेशों में जाके पूछें तो उनके अनुसार जो खतरनाक जानवर होते हैं अलग है। कहने का मतलब यह है कि आप यदि स्थान बदल करके आप इस क्वेश्चन को उठाएंगे तो आपको इस क्वेश्चन के अलग अलग आंसर मिलेंगे। कुछ लोगों के हिसाब से सांप बहुत खतरनाक जानवर है, कुछ लोगों के हिसाब से हाथी बहुत खतरनाक जानवर है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप देखें पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जानवरों का समूह, तो इसकी हर यदि आप स्थान बदल दें तो इसकी परिभाषा भी हर जगह क्या होगी, अलग अलग होगी, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यह मेरा समुच्चय नहीं है, ये अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, एक वर्ष के महीनों का समूह। आप इंडिया में पूछेंगे तो आपको एक वर्ष में कितने महीने होते हैं आप जानते हैं, 12 महीने होते हैं। आप इंडिया में पूछेंगे तो आपसे 12 महीनों का नाम लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसे करके आपको दिसंबर तक वो 12 महीने गिरा देंगे। फिर इसी क्वेश्चन को आप अमेरिका में जाके पूछेंगे कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो वहां पर भी आपको यही आंसर मिलेगा। आप श्रीलंका जाकर के पूछे, पाकिस्तान जाकर के पूछे, कहीं भी पूछेंगे तो आपको यही 12 महीने बताए जाएंगे जो मैंने आपको बताए हैं। इसका मतलब जब आप एक वर्ष के महीनों का जब समूह आप बनाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप तीसरा देखें, आप तीसरा मैंने एक समुच्चय ए लिया, जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे करके आप लास्ट तक क्या लिख सकते हैं, दिसंबर तक लिख सकते हैं। तो आप एक मेरा ये समुच्चय बन गया। आप इसको कहीं भी पूछे, इंडिया पूछे, इंडिया के बाहर पूछे, आपको इसका उत्तर हमेशा यही मिलेगा। इसका मतलब कि यह हमारा अच्छी तरीके से परिभाषित है, इसलिए हमारा क्या है, समुच्चय है। तीसरा चौथा एग्जाम्पल देखिए, एक सप्ताह के दिनों का समुच्चय।
एक सप्ताह के दिनों की मैं बात करता हूँ तो आप एक सप्ताह में आप जानते हैं कि 7 दिन होते हैं। आप इंडिया में पूछेंगे तो वो 7 दिन का नाम लेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसी तरीके से आप विदेशों में जाकर के, इंडिया से बाहर जाके भी पूछेंगे तो वो भी इन्हीं दिनों का नाम लेंगे। इसका मतलब यह भी हमारा क्या है, समुच्चय है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है समुच्चय है बच्चों। तो जैसे आप एग्जाम्पल चौथा देख सकते हैं यहाँ पे, चौथा एक मैंने एक सेट ले लिया, एक समुच्चय ले लिया बी, कर्ली ब्रेस के अंदर आप देख सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और क्या, संडे। तो आप देखें यहाँ पर हमारे 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन मैंने ये समूह बना लिया। आप इंडिया में या इंडिया के बाद जब भी पूछेंगे तो आपका बच्चों इसी तरीके से आप एग्जाम्पल 5 देखते हैं। देखिए जरा, सबसे महान क्रिकेटरों का समूह, देखिए मैंने पहले लिख दिया समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी भी परिभाषाएं यदि आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो बदल जाएंगे। क्योंकि इंडिया में आप नाम लेंगे क्रिकेटरों का तो क्रिकेटर के नाम में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन लोगों का नाम लेंगे। लेकिन यही आप इंग्लैंड में चले जाएंगे तो इंग्लैंड में इंग्लैंड वाले अपने क्रिकेटरों को महान बताएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब आप सबसे महान की खोज करेंगे तो कौन कितना महान है इसकी कोई भी आप मापदंड नहीं है, इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। कौन कितना बुद्धिमान है, कौन कितना महान है, इसका कोई भी आज तक मापदंड नहीं मिला है। किसी व्यक्ति के अनुसार वैज्ञानिक का नाम ले तो किसी के अनुसार आइंस्टीन बुद्धिमान है तो किसी के अनुसार न्यूटन बुद्धिमान है, ठीक है ना। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लगा रहा हूँ। 6वां, पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का समूह, तो ये भी खोजना बहुत असंभव सी बात हो जाएगी क्योंकि इंडिया वाले इंडिया के बुद्धिमान व्यक्ति का नाम लेंगे और इंग्लैंड वाले इंग्लैंड के बुद्धिमान व्यक्ति का नाम लेंगे। तो इसलिए इसकी भी परिभाषा जगह बदलने पर बदल जाएगी और इसकी भी परिभाषा जगह बदलने पर बदल जाएगी। तो जब भी परिभाषाएं जगह बदलने पर बदल जाती हैं तो हमारे समुच्चय नहीं होते। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं होते, वह सुपरिभाषित नहीं होते, ठीक है। ओके बच्चों, आज जो मैंने आपको ये उदाहरण बताए हैं, जो भी एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, इस पर आप एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज आप पूरा लगा सकते हैं। तो कल आप पहले होमवर्क आपका यही रहेगा कि आप एक्सरसाइज 1.1 पूरा लगाइए, लगा करके व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे इस नंबर पर। अजय सर 9452156233। आप बच्चों इस नंबर पे यहाँ पे आप मुझे आप होमवर्क करने के बाद इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं आपका होमवर्क चेक करूँगा कि किन बच्चों ने सही लगाए हैं और किन ने गलत लगाए हैं, ठीक है। फिर मैं इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा।